So it's going to be broadcasted on this Facebook. So सभी गोडाउन प्रेमी समुदाय के लोग, पश्चिमी राजस्थान, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के गोडाउन इलाके में रहने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज हम एक वर्चुअल प्रोग्राम के थ्रू एक सॉफ्ट रिलीज बुक और छोटा सा एक गेम का हमारा एक प्रयास था, उसको हम एक सॉफ्ट रिलीज कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम के लिए आज हमारे पास मुख्य अतिथि विराजमान है श्री M.K. रंजीत सिंह जी और डॉक्टर असद रहमानी सर एंड डॉक्टर भारद्वाज सर, GS भारद्वाज सर। तो मैं अनुरोध करूंगा M.K. रंजीत सिंह साहब से कि वो अपने अनुभव और गोडाउन क्षेत्र के अंदर आगे हमें और क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें मार्गदर्शन दें। रंजीत सिंह सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार, धन्यवाद। सुमित जी, क्या जो नॉन स्पीकर्स हैं आप उनको म्यूट कर सकते हैं? यस यस, हम म्यूट हो जाते सर। थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ी हो रही है आज। हाँ सर, प्लीज रंजीत सिंह सर। माफ कीजिए। सब लोगों को मेरे आभार। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ये आपने ये गोष्ठी अरेंज की और मेरे को आपने आमंत्रित किया। भारतवर्ष में कंजर्वेशन के 2-3 पहलू है जो मैं क्या आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वो जरा अनोखा है। यहाँ कंजर्वेशन, हालांकि हमारे पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉवर्टी है, गरीबी है, भूख है और ज़मीन की ज़रूरत है सब लोगों को। इसके बावजूद भी हमने यहाँ कोई स्पीशीज, बड़ी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है मेनलैंड एरिया में, पेनिनसुलर इंडिया में चीता के सिवाय। लेकिन आज इस कगार पे पहुंचे हैं कि एक से ज़्यादा प्रजाति एक्सटिंक्शन लुप्त होने जा रही है और उसमें अगर जो कोई भी लुप्त हुई तो गोडावन सबसे पहले लुप्त हो गई, ऐसी मेरी धारणा है। और जब मैं ये कह चुका हूँ कि जो चीता लुप्त हुआ उस वक्त हम रोक नहीं पाए, हमको इतनी जानकारी नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं थी उसको एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए। पर आज अगर जो कोई भी प्रजाति लुप्त होती है जैसे कि गोडावन, तो मैं ये मानूंगा कि उसको इट हैज बीन अलाउड टू गो एक्सटिंक्ट। उसको आपने जानते हुए एक्सटिंक्शन लुप्त होने दिया और वो उसको ये जो खामी है जिसकी वजह से ये लुप्त होगी, उसकी दायित्व सबसे पहले सरकार पे होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत वैसे भी ये सरकार की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि अपने धरोहर बचाना। भारतवर्ष एक का कॉन्स्टिट्यूशन एक थोड़ा सा अनोखा है। इसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ की जंगल और जानवर बचाना हमारा दायित्व होता है और अगर हम दायित्व न फुलफिल कर सकें तो हमें कोई
हम फंडामेंटल राइट्स की मांग नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इन सरकार के ऊपर भी यह दायित्व रखा गया है भारतवर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन ने कि उनको बचाना, दोनों को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ताकि कि अगर जो सरकार भी इसको नहीं मान करती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का भंग है, जो कि लॉ का भंग से, कानून के भंग से ज्यादा बेहतर, शर्मिंदा होना चाहिए। इसमें जहां तक कंजर्वेशन का सवाल है, यहाँ कंजर्वेशन, ये कोई भी प्रजाति को बचाना, जंगल बचाना, जानवर बचाना, ये हमेशा ऊपर से नीचे तक आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया है। मतलब ये है कि जब राजा या ब्रिटिश का इसमें इंटरेस्ट रहा तो वो बचा। ये मेरी किताब में मैंने इसके ऊपर काफी उल्लेख किया है। बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन, अनोखा, कि जो राजा शिकार का शौकीन था, वो इतने जानवर मारने के बाद भी उसके राज्य में ज्यादा जानवर बचे थे, बशर्ते कि वो राजा जिसको शिकार का शौक नहीं था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो वैसे भी ब्रिटिश ने, और मेरा ड्यूरिंग माय फर्स्ट डायरेक्टरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ, मेरे पहले कार्यकाल में वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर के हैसियत से 1973 ऑनवर्ड्स मैंने कैलकुलेट किया कि 86 के 87% हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज वो शिकार गायें थी पहले की। एक जैसे मैंने कहा, नीचे से, प्रजा से उभर के नहीं आया है कंजर्वेशन, लेकिन इसमें एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हमको बड़ी गौरव की बात कि ये एक्सेप्शन में एक बिश्नोई कम्युनिटी आती, और भी है, वाला राजपूत हैं, लिंगडोज हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसको सेक्रेड ग्रोव्स, और वो न केवल प्रजाति बचाते थे, वो जंगल भी बचाते थे। बिश्नोई समुदाय ने न केवल हिरण बचाए, बट ओरण बचाए, और वो ओरण वो एक ही जो चीज बची है जो कि क्लाइमैक्स ज़ाइरोफाइटिक डेजर्ट वेजिटेशन का एक सैंपल, बाकी खत्म हो गया है। तो ये है कि इस देश में हम सब चीज जो हम चाहते हैं वो तो नहीं बचा सकते, बट हर एक चीज का कुछ अंश तो बचाएं, वो भी हमारी धरोहर। जैसे कि हम हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है, अगर हम जो कैलाश देव मंदिर, हम जो कनेरी केव्स, और भी हमारी जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम के, और भी हमारी जो पुरानी धरोहर है, मॉन्यूमेंट्स है, उसको जो हम ताजमहल, अगर वहाँ जो हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अगर ताजमहल के नीचे आज जो हीरे मिल जाए तो हम खोदेंगे उसके नीचे, ताजमहल को नष्ट करेंगे क्या? आज जो अजंता एंड एलोरा के पास जो कोई खनिज पदार्थ मिलेगा तो उसको हम वहाँ ब्लास्टिंग करेंगे। तो अगर वहाँ जो नहीं कर रहे हैं तो कान्हा और काजीरंगा और गोडावन की जो खास जो आज 2-3 जगह जो बची है वहाँ क्यों करेंगे? कुछ लक्ष्मण रेखा इस देश में नहीं है कि जो हम पार नहीं कर सकते। हम क्या चाहते? 2-3% भी हम नहीं बचा सकते। अगर जो ये धारणा है कि हम वो ही बचाए जो बचे आफ्टर सबका नीड और ग्रीड सेटिस्फाई करने के बाद, नीड यानी जरूरत और ग्रीड, जिसको सबको
कॉरपोरेट हाउसेस के ग्रीड भी हम सेटिस्फाई करें, और जो बचे उसके बाद तो फिर हमको ये हक नहीं है कि हम ये कह सके कि हम गौतम बुद्ध के और गांधी जी के देश में रहते हैं। हमको शर्म होनी चाहिए, और ये शर्म का दायित्व ये महसूस करना इस सरकार से जाता है, कंजर्वेशन ऊपर से आता है। और भारतवर्ष जब इंडिपेंडेंट हुआ तब से ये आप देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री और जो चीफ मिनिस्टर, उसके वजह से जो इंटरेस्टेड रहा है वहाँ बचाव हुआ है, जहाँ नहीं है वहाँ सिर्फ लिप सर्विस हुई है। मैंने बहुत बोल दिया, मैं चाहूँगा कि मेरे और शागिर्द इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा थॉट प्रोवोकिंग दिया कि कैसे, मैं ये कहूँगा कि मतलब हमारे ऊपर या हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं, जो आज के युवा है, उनके ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैसे हमें इस आप ये समझ लीजिए कि एक मुहिम है और हमें इसको एक ऑब्जेक्टिव बेस काम लेके अगर चलना होगा। नहीं तो मैं जनरली कहता हूँ सबको कि ये एक ऐसा पक्षी है जो एक स्वतंत्र भारत में with all the technology, all the science, all the resources, we are going to lose it। हमारे आंखों के सामने एक ऐसा पक्षी जो है वो विलुप्त होगा, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी हमारे ऊपर होगी। चीता की अस्तित्व खत्म होने पे भारत से, उसको हम ये कह देते हैं कि साहब हमारे पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, पर आज हमारे पास में सारे रिसोर्सेज हैं और ये खत्म हो रही है, और इसके अंदर सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आग्रह करूंगा रहमानी सर से, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, और रहमानी सर का परिचय जितना बस्टर्ड को लोग जानते हैं और उनके काम करते हैं, वो सारे लोग रहमानी सर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रहमानी सर, डॉक्टर असद रहमानी, फॉर्मर डायरेक्टर BNHS, एंड ही इज एक्टिव रिसर्चर ऑन फील्ड। आज की डेट में भी वो हमसे ज्यादा फील्ड के अंदर काम करते हैं। सर प्लीज। सर माइक ऑन। हाँ, आप देख सकते हैं। यस अच्छा, सर। रणजीत सिंह साहब के बाद बोलना जरा सा आसान नहीं है। वो सबके गुरु हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं हमेशा, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना, सच्चाई से और दिल से बोलते हैं। हम लोग तो फिर भी कुछ वो करते हैं, जरा सा हेसिटेशन करते हैं। मैं जो रणजीत सिंह साहब ने जो बोला, उसके अलावा भी मैं बोलना चाहता हूँ कि गोडावन को बचाने में सबसे बड़ा योगदान गाँव वालों का होगा, है और था हमेशा से। मैंने पूरे सर्वे किए, जने कितनी जगह आए और जहाँ भी गए, खासतौर से राजस्थान में। और ERDS फाउंडेशन का बहुत अच्छा काम है जो इतने सालों से कर रही है के लिए। अब जो जैसे मालूम है हम लोग को कि दो तीन जगह रह गए हैं गोडावन राजस्थान में, जो वायबल पॉपुलेशन जिसे कहना चाहिए। तो उसमें आपका ये जो आपने जो हमारा गोडावन, हमारा पक्षी, जो आपने हमारी शान जो किताब निकाली है, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये आप जब बच्चों में भेजेंगे और बड़े भी पढ़ेंगे इसको, ये बच्चों की मैंने तो आपने भेजी थी, थोड़ा सा पाठ घर में भेजा था, नहीं पढ़ा, कि ये बहुत अच्छा कदम होगा आगे बढ़ने के लिए, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट होगा और भावना होगी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के लिखी है तुमने, और जो पीयूष ने और आपने मिलके, और नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्रीम्स हैं, बहुत सी जैसे कहते हैं ना, अच्छी स्टोरी बनाई है। और गोडावन को साइंस भी चाहिए और अच्छी स्टोरीज भी चाहिए, जिसमें भावना लोगों में पैदा हो। जैसे बड़ी पुरानी कहावत है ना कि अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, और देखेंगे तो उसके बाद अगर आपको लव नहीं होगा तो आप केयर नहीं करेंगे। तो ये लव क्रिएट कर रहे हैं इस किताब से, इसलिए कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो गोडावन को नहीं जानते हैं और उसका महत्व नहीं जानते हैं, या वो ये नहीं जानते हैं कि वो उनके एरिया में जब ये है तो कितने वो जैसे कहते हैं ना, कितने मतलब खुशहाल है, एक तरह से खुशकिस्मत जिसे कहते हैं उर्दू में, क्योंकि उनके एरिया में गोडावन मिलता है। तो सब में ये भावना होना चाहिए। जैसे हमने भी बहुत से कैंपेन किए हैं 1990s के बाद, जितने भी हमारे कैंपेन थे जो गोडावन राजस्थान में, वो सारे ज़्यादातर कैंपेन रिसर्च वाले नहीं थे,
वो सिर्फ लोगों से मिलना, स्कूल में जाके करना, बच्चों से मिलना, बड़ों से मिलना, कलेक्टर से मिलना, वो वाले थे कि जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे रंजीत सिंह साहब ने कहा कि कलेक्टर को अगर इंटरेस्ट होगा तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होगा तो नहीं हो, बहुत सी नहीं होती है। इसी तरह से गांव वालों को भी इंटरेस्ट है, ऊपर से नीचे तक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने किए थे। अब वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना होना चाहिए था। हम लोग क्या मालूम था कि वो वायर आ जाएंगे, पावर लाइंस आ जाएंगी जो ज़्यादातर हैं। और गोडावण की कोचिंग भी होती है, भारद्वाज साहब भी बताएंगे हमारे पास और बोलेंगे, कोचिंग भी होती है, उसको भी रोकना है। और वो कोचिंग जो है ना, सिर्फ जो है ना वो गाँव वालों के सहयोग से ही रोक सकती है। अब जैसे कमलेश है, राधेश्याम है, इस टाइप की, या दानवीर है जो DNP में काम करते हैं, ये लोग जो है ना, ये एक तरह से हम लोगों के फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। ये वहाँ पे रहते हैं, वो डेली हम लोगों को, जैसे तुम्हें भी सुमित है, तुम्हें भी, तुम्हारे जो पूरी टीम लगी हुई है, ये हैं जो गोडावण बचा सकते हैं। और इसको दूसरी जो है, जो बायोडाइवर्सिटी बिंगो जो तुमने प्रोग्राम बनाया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें लोगों को, बच्चों को खासतौर से इंटरेस्ट होगा है उसमें। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए। आई थिंक इट विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट और बहुत सी गोडावण के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें लेनी होगी, और स्पेशली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो जमीन पे रात दिन वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं, पिछले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मेरी गोडावण सबसे पहले आपके साथ में काम करते हुए देखी, और तब मैं एक होल्ड होल लेके आपके साथ आया था। आपने बोला था तुम ये क्या उठा के लाए, मैंने कहा सर यही मैं साथ लेके चलूंगा। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर जब आप सर्वे कर रहे थे, और करीब 12-13 दिन तक हम लोग एक पद यात्रा के अंदर थे, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले गोडावण नाल एयरफोर्स एरिया के पास में देखी थी बीकानेर में। आज जिले में नहीं है, और जोधपुर से भी खत्म हो गई लगभग, और बाड़मेर से खत्म हो गई। तो ये मैं जो बात बता रहा हूँ सर, ये विदिन 21 ईयर्स की बात है। तो जो 21 साल का जो विकास हुआ है पश्चिम राजस्थान का, वो विकास, एक विकास वर्ड ही आजकल थोड़ा इन्वर्टेड कॉमाज वाला आ गया है कि विकास में शक होने लग जाता है। तो ये जो मैट डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर हमने प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा एक रहा, और उसके अंदर हमने बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए। जैसे रंजीत सिंह सर कह रहे थे कि क्या हम अजंता एलोरा गुफाओं के नीचे माइनिंग करेंगे, क्या हम कान्हा नेशनल पार्क के नीचे डायमंड ढूंढेंगे। तो हमें प्रायोरिटी एरियाज बनाने चाहिए, और प्रायोरिटी एरियाज के अंदर जो हमारा स्पीशीज कंजर्वेशन है उसको प्रायोरिटी पे रख के हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। और भारद्वाज सर, आप सुन पा रहे हैं? यस जी यस हाँ, सुन रहा हूँ जी सर। तो आज हमारे साथ में तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज। और भारद्वाज सर जितने अच्छे ऑफिसर हैं उतने ही अच्छे एक फोटोग्राफर है। और फोटोग्राफर जो होता है उसकी आंख की दृष्टि मुझे लगता है 8x8 होती है, 6x6 से भी बहुत ज्यादा। तो इनके फोटोग्राफ डंग बीटल से लेके और गोडावण का सबसे बेस्ट अगर कोई फोटो कहीं अगर लोगों ने रेफरेंस में यूज किया है वो भारद्वाज सर के कैमरे और उसी से निकला है। तो गोविंद सागर भारद्वाज सर 2013 के अंदर जब डेजर्ट नेशनल पार्क के रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट बस्टर्ड के रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर CCF जोधपुर आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला सुमित तुम जब इतनी बात करते हो तो तुम करते कुछ क्यों नहीं हो। मैंने कहा सर आप बताएंगे तो हम करेंगे। तो बोला ठीक है तुम आइडियाज लेके आओ। तो मेरे कुछ आइडियाज मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सर की गाइडेंस से हमने एक बिल्कुल छोटा सा एक नोविस एक्सपेरिमेंट शुरू किया, नाइव एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके अंदर हमने भेड़ पालक और ऊंट चराने वाले लोगों को हमने नेचर गाइड बनाने की तैयारी की। तो ये सबसे एक बड़ी चैलेंजिंग टास्क थी कि जिनको ठीक से बोलना नहीं आता, हिंदी बोलना नहीं आता, सोशल मीडिया पे टाइप करके वो लिख नहीं सकते। आज भी हमारे पास वो लोग हैं जो वॉइस रिकॉर्ड करके संदेश भेजते हैं कि सर आज ऐसा हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस भारद्वाज सर का था कि हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना अलाउ किया। और मैं सर का और सर के साथ उस समय जो DCF थे अनूप के और पूरे स्टाफ का
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दी, और आज वो एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छे से चल रहा है, और 7-8 ऐसे नेचर गाइड्स हैं जो ख्यातिनाम नेचर गाइड जैसलमेर के बन चुके हैं। और ये मान लीजिए कि मुझे भी उनको 15 दिन पहले पूछना पड़ता, भाई तुम एक दिन फ्री मिलोगे क्या? तो ऐसे हमारे पास में नेचर गाइड्स हैं, मूसा खान है, उर्स खान है, राधेश्याम पेमानी है, और 5-6 ऐसे लड़के हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। सुमेर सिंह सावंत अभी रिसेंटली 2-3 साल से देख रहा है, ओरन के अंदर लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि आपको अपने ही गांव के अंदर आसपास की बायोडायवर्सिटी को देखना है, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, और विद गॉड्स ग्रेस सबके गाँव के अंदर गोडाउन का विचरण हो रहा है। तो वो उस एरिया का आप ये मान लीजिए कि वो गांव उसकी एक बीट है, वो उसका बीट कार्ड है। तो वो दिन में आते जाते दिन में 3 बार जब वो अपने रोई में या अपने ओरण में मूवमेंट करता है तो उसको पता लग जाता है कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का एक हमारा एक ओपन प्रोजेक्ट मॉडल है, मैं इसके बारे में बीच बीच में बताता रहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारद्वाज सर से वो हमें कुछ और गाइडेंस दें कि हम आगे इसमें कैसे बढ़ सकें। सर प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सुमित। वैसे डॉक्टर MK रणजीत सिंह सर और रहमानी सर ये दो ऐसे लीजेंड हैं हमारे विश्व पितामह जिसे बोलते हैं ना, इनके बोलने के बाद हम कुछ बोले तो गुस्ताखी कहलाएगी सर। एनीवे थोड़ा फिर भी मैं कोशिश करूंगा सर, थोड़ा सा मैं अपना जो विचार है जो एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। ERDS फाउंडेशन के तत्वावधान में हमारा जो पुस्तक हमारा गोडावन हमारी शान, और साथ में द बायोडायवर्सिटी बिंगो, ये जो लॉन्च करने के इस उपलक्ष्य में जो हमारे परम सम्मानीय MK रणजीत सिंह सर हमारे बीच में उपस्थित, प्रोफेसर डॉक्टर रहमानी सर, डॉक्टर सुमित, और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जुड़े समस्त ग्रामवासी अन्य डेलीगेट्स। गोडावन के बारे में जब 2007 से पहले कभी कुछ जानता था इस चिड़िया के बारे में, जब मैं एक बार ऐसे ही एक एज ए बर्डर के रूप में DNP विजिट की तो पहली बार चिड़िया देखी थी। बस्टर्ड्स के बारे में एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में, एम आई ऑडिबल, मैं सुनाई दे रहा आपको? कॉन्फ्रेंस में कोई इसके बारे में सर लाइव आवाज आ रही है। ओके, तो किसी ब्यूरोक्रेट नशीले ब्यूरोक्रेट में मेरे को कहा, भारद्वाज यार हमारे पास करीब 300 1300 1200 1400 के बीच में चिड़िया हैं, अगर एक चिड़िया खत्म हो जाती क्या फर्क पड़ता है? दैट वाज द कमेंट ऑफ वेरी सीनियर पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू कोट हिज नेम। तो व्हाट इज द नीड, क्यों इसके पीछे पड़े बचाने के लिए? एक सिर्फ बस्टर्ड्स की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि सर तो प्लीज, मैंने उल्टा प्रश्न पूछा कि सर प्लीज इफ यू बेग यू पार्डन, अगर आप ये बताएं कि हम टाइगर को क्यों बचाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि टाइगर बचाना इसलिए बचा रहे हैं कि अगर टाइगर बचाएंगे तो पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बचेगा, दैट इज टॉप ऑफ द कार्निवोर, द फ्लैगशिप स्पीशीज बचेगा। एंड एग्जैक्टली सर, एज टाइगर फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रेट इन बस्टर्ड या गोडावन या जो बस्टर्ड है वो हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बचाएगा। क्योंकि जैसे टाइगर को एक नब्ज पल्स एक फॉरेस्ट की माने जाते हैं, उसी तरीके से हमारे गोडावन को या किसी बस्टर्ड को ग्रासलैंड की पल्स मानी जाती है। पल्स मीन्स उसकी नब्ज, अगर वो है जिंदा है तो आपका पूरा का पूरा लैंडस्केप ये ग्रासलैंड भी जिंदा है। अब थार लैंडस्केप में ग्रासलैंड्स को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि टॉप फ्लैगशिप स्पीशीज बचा रहे तो उसको बचाना पड़ेगा। यहाँ का अगर रेनफॉल देखते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं, तो लोगों का लाइफस्टाइल क्या है यहाँ पर? लोगों का लाइफस्टाइल है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग है, यानी कि पशुपालन। और पशुपालन सदियों से करते आ रहे हैं। और किस पर निर्भर करता है पशुपालन? या जंगल नहीं है, सिर्फ एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दैट इज डेजर्ट इकोसिस्टम है। और इस डेजर्ट इकोसिस्टम का एक टॉप या फ्लैगशिप स्पीशीज गोडावन है। अगर इसको बचाएंगे तो बाकी बच जाएगा। अगर जरा भी इस इकोसिस्टम से जरा भी छेड़छाड़ करते हैं, इसमें कुछ और भी करते हैं, बहुत अत्यधिक विकास करते हैं, यहाँ पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं इस एरिया को, तो डेजर्ट इकोसिस्टम खत्म होने के साथ साथ यहाँ की रूरल इकोनॉमी जो है, जो पूरी की पूरी किस पे बेस कर दी हुई है? लाइफ स्टॉक रेयरिंग पे करती है। लोग पशु चराते हैं और कोई कुछ हो, यहाँ पर ज्यादा खेती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न बहुत कम है। हार्डली
20 से 40 mm के बीच में है, इसलिए वहां नेचर ने बना रखा है कि वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पशुपालन करेंगे। और पशुपालन किस पर निर्भर करेगा? ग्रासलैंड पे। ग्रासलैंड निर्भर करता है अपने गुड़ावन पे। गुड़ावन खत्म होगा, ग्रासलैंड भी खत्म होगा, या ग्रासलैंड खत्म हुआ तो गुड़ावन खत्म होगा, ये वाइस वर्सा है दोनों। अब चूंकि अब ये यहाँ पर बहुत पहले सबके प्रयासों से यहाँ पर डीएनपी बना, डीएनपी में संरक्षण भी हुआ, लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह सर ने बताया कि अगर जिस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, हम ये जानते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, अगर हमें जानते हुए भी इस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो बड़े ह्यूमन बीइंग की शर्म की बात है। इसीलिए 2011 में मेरे को अभी भी याद है, जब इसका डिक्लाइन बहुत ज्यादा हो रहा था, पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो 2011 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, बस्टर्ड कॉन्फ्रेंस के नाम एक कार्यशाला आयोजित हुई ही 2 दिन के लिए। उसमें जो हमारे यहाँ डिग्नेटरी बैठे हुए डॉक्टर एम के रणजीत सिंह, डॉक्टर असर रहमानी, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में थे, भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक थे, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर थे और बीएनएचएस के वैज्ञानिक थे। एक प्लान तैयार किया गया इस चिड़िया को कैसे बचाया जाए, और उस चिड़िया को बचाने के लिए, गुड़ावन को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2013 में प्रोजेक्ट बस्टर इंप्लीमेंट किया। कठिनाइयां बहुत रहती हैं हमेशा, फ्रंटलाइन स्टाफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हार्श कंडीशन में काम कर रहे हैं, पोचिंग भी होती है, लेकिन हम हमेशा डिनाई करते हैं पोचिंग नहीं होती है। और अगर रिकॉर्ड देखते हैं, फॉरेस्ट का रिकॉर्ड देखते हैं या पुलिस का रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें बहुत कम गुड़ावन या बाकी बस्टर्ड की पोचिंग के इंसिडेंट मिलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं मिलते इसके घटनाएं, इसके केसेस बहुत कम रहे हैं, बुक नहीं हुए बहुत। अगर टाइगर से कंपेयर करते हैं, अगर किसी टाइगर की पोचिंग होती है, उसका केस 1 साल या 10 साल बाद भी रजिस्टर हो जाता है। रीजन, क्योंकि टाइगर के पार्ट्स, चाहे उसका स्किन है, चाहे उसकी हड्डी है, चाहे उसका कैनाइन है, चाहे उसका विस्कस मूंछ है, वो 10 साल बाद भी कहीं ना कहीं रिकवर हुए, या कहीं भी रिकवर हुआ तो यानी कि टाइगर पोचिंग का केस रजिस्टर्ड हो गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या लेसर फ्लोरिकन या आपका दूसरा हुबारा बस्टर्ड कोई शिकार करता है तो उसका एविडेंस 24 घंटे के अंदर गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी उसको मार के खा लेंगे और पंख वगैरह को पता नहीं लगेगा। ये रीजन है कि उसके मैक्सिमम कोई भी इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, ना इससे कोई केस रजिस्टर हुए। हालांकि 2012 में एक केस रजिस्टर हुआ था, हम भी अपना मैनेजमेंट प्लान में ये लिखते देयर नो पोचिंग। लेकिन आई वाज वंडरिंग, मैं जब डिस्कशन करता है स्टाफ से कि पोचिंग क्यों नहीं है, अगर एक शिकारी जंगल में बंदूक लेके जाता है, अपनी गाड़ी में बैठा है, चाहे उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हिरण या दूसरा जानवर नहीं है, लेकिन अगर सामने कोई भी दूसरा जानवर आता है, अगर गुड़ावन होता है, वो पक्का बंदूक उसी तरफ एम करके मारेगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए ये पोचिंग, तो ये नहीं कहें हम कि पोचिंग नहीं होती, पोचिंग हमेशा होती है, बट वी नीड टू वेरी वेरी केयरफुल। ये तभी पता कर सकते हैं जब हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा अच्छा हो, ग्रामवासियों के साथ जुड़े हों। आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं। मैं अभी भी लौट के आ रहा हूँ एक प्रोग्राम से, और इंडस्ट्रीज के साथ बीइंग मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहां पर एक लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन वो लॉन्च इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आज एक वो नहीं कर सकते कोई एक आज शोक दिवस मना रहे किसी के डिग्नेटरी के मरने का। तो लेकिन फिर भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हुए 7 इस जो हमारा थीम जो है बायोडाइवर्सिटी को, जो बिल्कुल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो थीम, उसके बेसिस बात कर रहे थे। वर्तमान में अगर बात करते हैं कि हम बड़े खुश होते हैं कि वी डू हैव वेरी गुड पॉपुलेशन ऑफ जीआईबी, हमने बिल्कुल कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, 18, 16, 17 हमारे पास फाउंडर्स हैं, बट वी नीड वेरी केयरफुल। ये तभी हमारा सक्सेसफुल होगा कि अगर हम इसके साथ इसके हैबिटेट को सुरक्षित करें। इसका हैबिटेट तभी सुरक्षित होगा जब हम ग्रामवासी के नजदीक होंगे, और ग्रामवासी तभी नजदीक हो पाएंगे जब हमारा कंटिन्यूस डायलॉग उनके साथ होगा, उनकी जरूरतों को समझेंगे, उनको समझाएंगे कि इस चिड़िया को बचाएंगे, तभी जाके आपका जो बाकी अस्तित्व है, चाहे उनका ग्रेजिंग है, चाहे उनका लाइफस्टाइल जो पैटर्न लाइफ ग्रास लैंड डिपेंड है उस पर रहेगा, तभी वो उनका सस्टेन हो सकता है।
तो आज के दिन बायोडाइवर्सिटी जो रिक्लेमेशन यानी जो हमारा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी यहाँ पर हमारे साथ ग्रामवासी जुड़े हुए हैं, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, एक ध्येय के साथ जाए कि इस चिड़िया के साथ साथ इसके हैबिटेट, इसके घर को भी बचाए। क्योंकि हमेशा हम टाइगर के लिए बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ध्यान देते आए हैं, लेकिन ये बीपीएल मतलब बिलो प्रोटेक्शन लाइन भी कुछ स्पीशीज होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। चाहे डॉक्टर रहमानी जिन्होंने इस पे काम किया हो, चाहे एमके रंजीत सिंह सर हैं जिन्होंने इस पे काम किया हो, अदरवाइज इस चिड़िया के बारे में इवन मेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी नहीं जानते थे इस स्टेट में आने से पहले। आपने ये जो बुक लॉन्च का जो बच्चों के लिए ERDS सुमित धुकिया की जो इनिशिएटिव है, इसके मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे चलकर आप ऐसे और भी प्रोग्राम करेंगे और ग्रामवासियों के साथ एक सिनर्जेटिक मोड में, एक सद्भाव के मोड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी आज मेरे ख्याल से यहाँ जुड़े होंगे कुछ ऑफिसर्स भी, उनको भी साथ रखते हुए एक टीम के साथ काम आगे बढ़ेंगे, तभी इस GIB को ग्रेट एम्बेसडर हो या गुड़ा बनो उसको बचा पाएंगे, इसके हैबिटेट को बचा पाएंगे, ताकि हम आने वाली जनरेशन को इन स्पीशीज को उनको सौंप के जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भारद्वाज साहब। और जैसे भारद्वाज साहब बता रहे थे कि कैसे ये चिड़िया वहाँ रहते हुए भी लोगों को कम दिखती है, और शिकार के बारे में भी इसके बारे में काफी ये है कि इसका शिकार हो सकता है आज भी होता हो, कुछ हो। ये एक ऐसा पक्षी है जो एक बहुत बड़े लैंडस्केप में, एक बहुत बड़े भूभाग में विचरण करता है साल भर, और उसमें मुख्य इसका जो विचरण क्षेत्र है वो राष्ट्रीय मरुद्यान की सीमा है। परंतु राष्ट्रीय मरुद्यान की सीमा को ये प्रजनन ऋतु के बाद में बाहर निकल जाता है, और बाड़मेर के बॉर्डर से लेके और जोधपुर के बॉर्डर तक का जो पूरा इलाका है, जो अगर हम मोटा मोटी रफली अगर कैलकुलेट करें तो ये करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आज की डेट के अंदर ये घूमता है। इतने बड़े भूभाग को संरक्षित रखना, उसके अंदर मॉनिटरिंग करना, ये एक विभाग का काम नहीं है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की आती है जो उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो भेड़ पालक हो, चाहे वो ऊंट वाला हो, चाहे वो एक स्कूल का टीचर हो जो आते जाते बड़े एरिया में देखता है। तो इसी थीम के ऊपर हमने ये काम शुरू किया, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा भाग हमारे पास में ऑर्गेनिक फार्मर्स का है, जो कुछ ट्राई कर रहे थे कि क्योंकि जैसलमेर में लैंड होल्डिंग काफी ज्यादा है, और थोड़ा पिछले 5-6 साल के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि भाई हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में करना चाहिए, चाहे वो अपने घर के लिए क्यों ना उगाए। तो अभी हमारे साथ में एक साथी जुड़ेंगे, उनके साथ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन पे काम कर रहे हैं। हमारा विजन ये है इस संस्था के थ्रू और हमारे सारे सदस्यों के थ्रू कि कैसे हम 20-25 साल लंबा विजन अगर लेके चले, ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग के जो गोडाउन है वो वापस इस क्षेत्र में आए, तो आज का जो लैंडस्केप है कम से कम उस लैंडस्केप को हम सिक्योर कर पाए, ताकि 25 ईयर बाद कुछ परसेंटेज के अंदर ऐसा भूभाग बचे जहाँ पे गोडाउन विचरण करें और उनको हम रिलीज कर सकें। तो करीब 200 फार्मर्स हमारे साथ सर ऐसे अभी जुड़े हुए हैं जो सर तो करीब सर प्लीज रंजीत सर। नहीं, मैं कुछ आप खत्म करिए, उसके बाद मैं 2 मिनट कहना चाहता हूँ इसके बारे में। ठीक है जी सर। तो उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और मैं मतलब काफी अटेम्प्ट्स करने में काफी बिलीव करता हूँ। मेरे लिए 1 2 3 मतलब इट्स लाइक आई डोंट काउंट फेलियर्स, तो मैं करता रहता हूँ। तो हमने उनके साथ मिलके, और पीयूष जी भी हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल फोर्स है कि प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। तो हम लोग ने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो हमारे प्रोड्यूस थे खेतों के, हमने उनको प्रीमियम रेट के ऊपर लोगों को ऑफर किए, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि जितना भी हमारे पास ऑर्डर था हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये हमारे सामने एक छोटा सा चैलेंज आया कि हमें उसको ऑर्गेनाइज वे के अंदर करना चाहिए, क्योंकि लोग खरीदने को तैयार है, हमारे पास में एक सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो ये हमने जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे किसान तक हमने पहुंचाई, और इस साल हमारे पास खरीफ और रबी दोनों की फसल के लिए हम लोग एक तरीके से इस काम को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर
जो मार्केट में उसको रेट अगर 50 रुपए किलो मिलती है तो हम उसको 120 रुपए किलो रेट देने को तैयार हैं। पर यह है कि वो नीट एंड क्लीन साफ करके हमें वो प्रोडक्ट दे और हम उसको बाई कुरियर और बाई स्पीड पोस्ट हम उसको पहुंचा रहे हैं। हमारे लास्ट ईयर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेंगलोर भी गया और दिल्ली भी आए, गुड़गांव भी आए और नॉर्थ ईस्ट में भी गए। और प्रेरणा बिंद्रा जी शायद अगर सुन रही होंगी तो प्रेरणा बिंद्रा जी उनको ऑक्सफोर्ड भी लेके गई हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट चाहे वो 1 किलो ही अनाज क्यों ना हमने किया हो, बट वो कहाँ तक हमने उसको पहुंचाया। तो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड मॉडल बने जिसके अंदर सारे लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, जिसके अंदर किसान से लेके और सारे लोग उसके अंदर जुड़े। तो ये इस प्रकार का हमारा एक मॉडल है। और पीयूष जी हमारे कंजर्वेशन एजुकेशन मॉडल के बारे में बताएंगे। और ओवर टू यू पीयूष जी फॉर बुक लॉन्च। धन्यवाद सुमित जी। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे एक मौका मिला सुमित जी के साथ फील्ड वर्क करने का, करीबन अभी शायद 2 साल से ऊपर हो गए हैं। और तब मुझे गोडावन मेल को डिस्प्ले करने का भी एक मौका मिला देखने का। और मेरे को लगता है दुनिया में उससे सुंदर कोई चीज नहीं है। एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये ऐसे कुछ हो सकता है नेचुरल वर्ल्ड में। और हमने तब थोड़ा ये विचार किया कि किस तरह से जो हमारे पास स्किल सेट्स हैं, जो हमारा नेटवर्क है दोस्तों का, उनके साथ काम करके हम कुछ कॉन्क्रीट इस पे कर पाए। तो काफी लोगों से चर्चा भी हुई और हमने और लोगों से भी इंस्पिरेशन लेके एक छोटा कार्यक्रम लिखा, जिसमें फोकस यही था कि जिन गांवों के क्षेत्रों में आज भी गोडावन दिखता है, उन गांवों से जुड़ के हम काम करें। और हमने इसके आज की तारीख में 2-3 तरीके ढूंढे हैं। एक तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किताब और उसके साथ जो जुड़ा हुआ गेम है वो। और इसमें हमारा प्रयास यही रहा है कि जैसे आप सब लोगों ने कहा कि हमारे बैकयार्ड में, मतलब हमारे पिछवाड़े में जो चीजें दिखती हैं उसके बारे में हम कई बार ना ही जानकार होते हैं, ना ही हम उसको कुछ समझते हैं या उसके बारे में गर्व महसूस करते हैं। तो हमारा इसमें यही फोकस है कि हम जो हमारे ग्रामों में लोग हैं उनसे ये कहानी पहुंचाएं उन तक कि भाई आपके पास जो गोडावन है वो शायद आज की तारीख में दुनिया में सबसे महंगा हीरा है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला हीरा वही है। और ये चीज हम एक पॉजिटिव स्टोरी के द्वारा बताना चाह रहे हैं। और सुमित जी, अगर आप पावर पॉइंट शुरू करें तो मैं आप लोगों के परमिशन के साथ इसका एक छोटा हिस्सा सबके लिए नरेट करूंगा। धन्यवाद। ओके, एक आप नरेशन स्टार्ट करिए, मैं पावर पॉइंट को ऑन करता हूं तब तक। हमारा गोडावन हमारी शान। इस किताब में हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं और हम सबके नाम तो आज इस कार्यक्रम में नहीं ले सकते, मगर डॉक्टर सुमित डुकिया हैं, परीक्षित सूर्यवंशी हैं, डॉक्टर ममता रावत हैं, स्नेहा मालिनी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, अनिरुद्ध घोष जिन्होंने इसकी डिजाइन की है, और के साथ हमारे साथ रेणु कोहली जी, पार्थ जगानी जी और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और इस पावर पॉइंट के जरिए मैं कुछ लोगों की पहचान भी आपसे कराऊंगा बिना नाम लिए, मगर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें कहानी है वो लोगों से प्रेरित कहानी है। तो मैं शुरुआत करता हूं और सुमित जी जैसे पन्ना मैं कहूंगा आप प्लीज पन्ना बदलिएगा। ठीक, आपको दिख रही है बुक शेयर हो रहा है? हाँ, मगर आप उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, वैसे तो फुल स्क्रीन नहीं हुआ है बट शायद सबको दिख रहा है। हाँ तो शुरू करता हूं जी। हमारा गोडावन हमारी शान। अगला स्लाइड प्लीज। किया मैंने। करीम और किशन अच्छे दोस्त थे।
दोनों कक्षा 7 के विद्यार्थी थे। करीम निम्बा गांव का था और किशन जामड़ा गांव का। दोनों जैसलमेर के सम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन राष्ट्रीय मरु उद्यान के अधिकारी गोडावन संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए उनके स्कूल में आए। सभी बच्चों को गोडावन संबंधित ढेर सारी जानकारी दी गई, जैसे कि गोडावन किस भूभाग में मिलता है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, उसके संरक्षण से स्थानीय लोगों को क्या फायदा होता है इत्यादि। ये स्लाइड चेंज नहीं। हाँ सुमित, स्लाइड चेंज हुई है। ये सर इसका यही होगा रीजन, मैं यहाँ से इसको करना पड़ेगा। ओके, तो अभी दिख रही है जिस स्लाइड के बारे में बता रहा हूँ। स्कूल में आसपास के बहुत सारे गांवों में बच्चे पढ़ते थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब गोडावन सिर्फ करीम और किशन इन दोनों के गांव में ही दिखाई देता था। यह बात जानकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अगली स्लाइड। घर आते ही दोनों ने अपने अपने दादा दादी से उनके जमाने के गोडावन के किस्से सुनाने की जिद पकड़ ली। किशन के दादा आनंद सिंह जी लगभग 70 साल के थे और वह बरसाती खेती करते थे। उनका ऊंट पालन का व्यवसाय था। सुमित जी स्लाइड तो चला गया। नहीं आ रहा है। ओके, सब टेक्निकल मिस्टेक्स। दिख नहीं रहा स्लाइड। आ रहा है सर, मैं करता हूँ प्लीज। घर आते ही दोनों ने अपने अपने दादा दादी से उनके जमाने के गोडावन के किस्से सुनाने की जिद पकड़ ली। किशन के दादा आनंद सिंह जी लगभग 70 साल के थे और वह बरसाती खेती करते थे। उनका ऊंट पालन का व्यवसाय था। 15 साल पहले उन्होंने ऊंट का व्यवसाय छोड़ दिया। पारंपरिक खेती की जगह अब यांत्रिक खेती ने ले ली और ऊंट की जगह ट्रैक्टर ने। दादाजी ऊंट को चराने पूरा मरु भूभाग घूमते। एक बार उन्होंने एक झुंड में 50 से भी ज्यादा गोडावन देखे थे। यह पक्षी शान से अपने गले में हवा भरकर की हुंकार से गांव वालों को जैसे वर्षा ऋतु का संदेश देता था। लेकिन आज गोडावन की वही आवाज सुनने को कान तरस गए। रात गहराती गई और किशन आसमान के तारे गिनते हुए सो गया। अगली स्लाइड। इधर करीम ने भी अपने दादा रसूल खान और अपनी दादी आयशा खातून से इसी तरह के सवाल पूछे। जब रसूल खान जी जवान थे तो पूरे मरु भूभाग में भेड़ बकरियां चराने जाते थे। उन्हें लगभग प्रतिदिन गोडावन के झुंड दिखते और गोडावन भेड़ों के इर्द गिर्द घूम घूम के छोटे छोटे कीड़े खाते। दादी ने उसे गोडावन की यादें वाली कई और किस्से भी सुनाए। उसे पता ही नहीं चला कब दादा दादी की बातें सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। रात को करीम ने एक अनोखा और रोचक सपना देखा। अगली स्लाइड। अगले दिन भोजनावकाश में करीम ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। मैं चरवाहा था। वो फुटते ही दूर मरुभूमि में मैं अपनी बकरियों चराने ले गया। जब मैं चारागाह पहुंचा तो दूर से कोई आते हुए दिखा। पूरा पास आने पर पता चला कि वह किशन था। मेरे पास आते ही किशन ने कहा, मैं गोडावन की खोज में निकला हूं, चलो हम दोनों साथ साथ उसे ढूंढते हैं। वैसे तो हम बहुत बातूनी हैं, लेकिन उस दिन चुपचाप निकल पड़े। अगली स्लाइड। हमारे सामने कुछ छोटे टीले थे। उन पर अचानक
सर पर दौड़ती एक लोमड़ी दिखी। वो जैसे अपने खड़े कानों से जमीन में कुछ सुन रही थी। वह चौंक गई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किशन ने जवाब दिया, हम हमारे राज्य पक्षी गोडावन की खोज में आए हैं। सुना है वो बहुत तकलीफ में है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। टपक के लोमड़ी ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं? किशन और मैंने उसे बताया कि हमारे स्कूल में गोडावन संरक्षण पर एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ और उसे देखने और मदद करने की इच्छा से हम निकल पड़े। लोमड़ी थोड़ी सहज हुई और बोली, ठीक है, अगर तुम गोडावन मतलब हमारे गोडू की खोज में निकले हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हम साथ ही चलने लगे कि लोमड़ी ने पूछा, तुम्हारे नाम क्या है? मैं हूं करीम और ये है किशन, मैंने कहा। इस पर किशन ने कहा, हमारे गांव में सभी तुम्हें लौकी के नाम से पहचानते हैं, क्या हम भी तुम्हें लौकी कह सकते हैं? खुश होते हुए लौकी बोली, हाँ हाँ, मुझे भी ये नाम पसंद है। किशन बोला, मैंने अपनी दादी से एक बात सुनी है, आधे में लूंका और आधे में पूंछा, इसका क्या मतलब है? लौकी मुस्कुराई और अपनी पूंछ को बड़े ताव में आकर हिलाते हुए बोली, देखो, मेरी पास पूरी लंबाई में आधी तो पूंछ ही है। यह हमें शिकार करते तथा बचकर भागते समय संतुलन बनाए रखने में मददगार होती है। ठंड के दिनों में शरीर ढकने के काम भी आती है और हम लोमड़ियां एक दूसरे से पूंछ के इशारों से बात करती हैं। इस बात पे हम तीनों खिलखिला के हंस पड़े। अगली स्लाइड। ऐसे ही हम चले जा रहे थे कि रेत के टीले के पीछे से आती हुई भवरी और सायरा दिखी। उनके साथ एक बहुत सुंदर चिंकारा था। हमने पूछा, तुम दोनों यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ ही कौन है? तो उन्होंने भी बड़े ताव से कहा, तुम्हें क्या लगता है गोडावन को बचाने का जिम्मा सिर्फ तुम दोनों ने ले रखा है क्या? हम भी उसे बचाने ही निकले हैं। और हमारे साथ है चिंकू, हमारा राज्य प्राणी चिंकारा। और तुम्हारे साथ मैं हूं लौकी। चलो चलो चलते हैं, हमें गोरू को ढूंढना है। तो ये कहानी तो खैर यहाँ खत्म नहीं होती है, मगर अगर ये आप कहानी और सुनना चाहते हैं तो आपको किताब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके साथ ये जो मेरा सेशन है छोटा सा, आपको एक थोड़ा इसका एक अंश मैंने सुनाया, आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने काफी मेहनत की है और आपने ये भी देखा होगा कि इसमें जो लोकल नाम है, जो कहावत है, इस पे काफी जोर है। और इसके लिए मैं सुमित जी और बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे पास आज शायद वो वाला इलस्ट्रेशन नहीं है, मगर आप जब किताब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोडावन के क्षेत्र के लोगों से ही प्रेरित होकर हमने काफी सारे कैरेक्टर इस किताब में जोड़े हैं। तो इसी के साथ सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप प्लीज कार्यक्रम आगे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष सेक्सरिया जी। और पीयूष जी और मैं कुंभलगढ़ में एक जंगल के एक्सकर्शन के अंदर मिले और मेरे दिमाग में कई टाइप के विचार आते थे। पीयूष जी ने बोला कि आप कुछ करते हो, आप शेयर क्यों नहीं करते हो अपने विचारों। मैंने बोला मैं ये चाहता हूँ कि एक मूवी टाइप का कुछ इलस्ट्रेशन, मतलब एक इलस्ट्रेटेड कुछ बने, या आप ये समझ लीजिए कि बच्चों का जो कार्टून मूवी होती है, डॉक्यूमेंट्री, वैसी कुछ बने। उन्होंने बोला कि ये तो
गांव के बच्चे नहीं देख पाएंगे और ये नहीं कर पाएंगे, तो ये जो कंसेप्ट है ये अर्बन एरिया में ही रह जाएगा। तो हमें अगर लास्ट बच्चे को अगर पहुंचाना है, जिसके जो ढाणी में रहता है, जो एक झोपड़े में रहता है और जो चांद के और तारों के नीचे सोता है, तो हमें वो पहुंचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि एक बुक बनानी पड़ेगी और उसको हम लोग लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि ना, मेरा तो इतना ही आइडिया था, अब इसके बाद आप इसको बताइए कि हम इसको लेके कैसे जाएं। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आप इस स्टोरी को पहले आप लिखिए। तो लिखने के अंदर मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई। तो मैंने लिखना चालू किया और एक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लिखने में थोड़े इधर उधर के वर्ड्स हमने यूज किए और काफी उसको फिर धीरे धीरे जब उसको हम लोग ट्रंकेशन ट्रिमिंग करते करते उसको फाइनल शेप में लाए, तो उस जर्नी में हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े और उनको हम अभी आपसे मिलाएंगे। और कैसे इलस्ट्रेशंस में कैसे स्टोरी बनी, स्टोरी के अंदर लोकल कैरेक्टर्स को हमने कैसे फील किया और लोकल लोगों से फिर वापस हमने पूछ के उसको वेरीफाई करवाया कि कैसे हम मतलब जो लिख रहे हैं आपको आपके इलाके का लैंडस्केप उसके अंदर डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ताकि वो एक ओनरशिप डेवलप हो। और इसीलिए हमने हमारी बुक का जो टाइटल रखा है वो भी ये रखा है कि हमारी गोडावन और हमारी शान। तो ये एक हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का मोटिव यही है कि ओनरशिप प्राइड के साथ अगर कोई ले तो वो ले। जैसे सेंट्रल इंडिया के या रणथंभौर के लोग जो है वो सवाई माधोपुर के लोग जो है वो कहते हैं हम रणथंभौर हमारे यहाँ पे है। तो हमने ये कोशिश की कि टाइगर तो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में नहीं मिलता, पर जो गोडाउन मिलती है वो सिर्फ यही मिलती है और आज की तारीख के अंदर यहीं पे ब्रीड करती है। तो इसको हम लेके अगर आगे जाएंगे तो इसके अंदर एक सेल्फ प्राइड और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो आज अपना इंट्रोडक्शन ये देते हैं कि साहब मैं जैसलमेर में उस भूभाग में रहता हूँ जहाँ गोडाउन मिलती है। तो जैसलमेर के अंदर भी हमने ये मतलब लोगों के अंदर एक प्राइड डालने की कोशिश की। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ और भी जुड़े, उन्होंने कहा आज हमने 5 साल पहले देखी थी, हमने 3 साल पहले देखी थी, हमने 2 साल पहले देखी थी। तो एक ओरल नरेशन हमने कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बेसिस पे हम धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बना रहे हैं कि कैसे लोकल लोगों ने इस गोडाउन को देखा। और कुछ हमारे साथ ऐसे भी साथी हैं, स्पेशली मैं नाम लूंगा राधेश्याम पेमानी का, जिनको मैंने बोला कि भाई तुम चिंकारा और सब रेस्क्यू करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग करते हैं, तुम कुछ अलग करो, तुम्हारे एरिया के अंदर एक ऐसा पक्षी मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। बोला ऐसा कौन सा हो सकता है? मैंने बोला ये। बोला उसने मेरे कहने के बाद में अपने गांव के आसपास धोलिया खेतोलाई के आसपास जब ढूंढना शुरू किया और उसने बोला आज मैंने वो पक्षी देख लिया। तो ये करीब 18-19 साल की एज के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा जो उनके बैकयार्ड में मिलता था। तो जैसे पीयूसी बोल रहे थे कि एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा शांत शर्मिला और शांत पक्षी जो 4.5-5 फीट की हाइट का है, तो एक इतना सेंसिटिव बर्ड है जो इतना बड़ा होते हुए भी लोगों को दिखता नहीं और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। ये एक उसकी सेंसिटिविटी है और उसी के ऊपर हम लोगों ने धीरे धीरे इसको काम को करना शुरू किया। थैंक यू पीयूष जी, आपने एक अच्छे से इसको नरेट किया। और अब मैं इस कड़ी के अंदर जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ में रेणु कोहली जी हैं। और रेणु कोहली जी एक एकेडमिशियन है और फॉर्मर बीएनएचएस रिसर्चर हैं और इन्होंने भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर बहुत काम किया है। और अभी करंट में, अभी वर्तमान में ये पाली गवर्नमेंट कॉलेज पाली के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं जूलॉजी की और बहुत अच्छे लेख लिखती हैं। स्पेशली साइंटिफिक लेख को हम लोग बहुत लिखते हैं, पर बच्चों के लिए लेख लिखना और बच्चों की लैंग्वेज में लिखना ये रेणु जी का एक हॉबी है। तो इस बुक के अंदर रेणु जी हमारे साथ में प्रूफ रीडिंग के अंदर साथ आई। रेणु जी प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Respected रहमानी सर, रंजीत जी सर एंड गोविंद राज जी भारद्वाज, मैं आप सबसे एक बार मिली हुई हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोग। एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था इस स्क्रिप्ट को पढ़ना। मैं सुमित जी और पीयूष जी को बधाई दूंगी। मेरा इन दोनों से मिलना बहुत ही फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है। सुमित जी से मैं 7-8 साल पहले HSBC बर्ड रेस में मिली थी और तब से हम लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। और पीयूष जी से मेरा मिलना हुआ, मैं बच्चों के लिए 2-4 स्टोरीज, एक वहाँ MP में एक संस्था है एकलव्य, उनके थ्रू लिखती थी। बाद में उन्होंने एक और संस्था बनाई तो पीयूष जी भी उसमें लिखा करते थे। तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे से मिलना हुआ। फिर जब इन लोगों ने मुझे कहा कि मैं इसको स्क्रिप्ट को पढ़ के और क्या मैं उसका प्रूफ रीडिंग कर सकती हूँ,
यू नो आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का कि स्टोरीज लिखी जाती हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, किताबें लिखी जाती हैं, नारे लिखे होते हैं, लेकिन जो आपको यदि कनेक्ट करना है, हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया, स्कूल में भी कर दिया, कॉलेज में भी कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, एक और सब्जेक्ट पढ़ना। यदि हम इसको स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं, यदि बताते हैं, तो इससे अच्छा और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और इस स्टोरी ने सबसे ज़्यादा सुखद मुझे क्या लगा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे हमने स्टार्ट किया मैंने स्टोरी को, इसने मुझे पूरे इतने ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ड से राइट द बिगनिंग कनेक्ट किया। हमारा गोडावन मतलब शुरू से ही मैं उससे कनेक्टेड रही, और कथानक इतना अच्छा था कि जितने भी और वाइल्ड लाइफ थे उसके बारे में धीरे धीरे मैं पढ़ती चली गई। मतलब उस टाइम मेरा ये भूल भी गई कि मुझे प्री फीडिंग करनी है। पहला तो मेरा ये रहा कि मैं इसको पढूं। सबसे अच्छा ये था कि क्यूरियोसिटी वाला एंगल, अच्छा अब आगे क्या होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी में फ्लो था, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो वो मैंने एक ही गो में जो है ख़त्म किया। तो इसके बाद में मुझे इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली BNHS में मैंने जो प्रोजेक्ट किया था, रहमानी सर के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा गई भी हूँ उसमें। रहमानी सर तो जानते हैं। हम लोग क्या करते थे उसके अंदर, हम क्योंकि हम देखते थे कि पर्यावरण के लिए आप संदेश देने के लिए यदि आप बोलते हैं कि सूखे पेड़ मत काटो, तो सूखे पेड़ मत काटो से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको फ़ायदा हो। तो हम रात को या शाम को हम मीटिंग करा करते थे गांव के लोगों से, बच्चों से, और हम उसको कहानी के फॉर्म में अपने मतलब बताते थे, और इसका रियली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि स्टोरी में कई एस्पेक्ट्स हैं। गोडावन की हुम की हुंकार से गांव वालों को बरसात का अंदेशा हो जाता था। अब ये जो चीज़ है, हम बोलते हैं बर्ड्स आर इंडिकेटर स्पीसीज, लेकिन वो मतलब इतना सफिशिएंट नहीं बताना, ये अंदेशा दे देती है। और भी बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट हैं जो कि इतने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए गए हैं। या जो एक एपिसोड अभी पीयूष जी ने बताया कि लोमड़ी की पूंछ इतनी लंबी होती है, वो आधी जो है उसके शरीर के मतलब आधा हिस्सा शरीर का है, तो लोमड़ी की पूंछ कैसे हेल्प करती है विंटर में, कैसे सर्दियों से बचाती है, कैसे वो उस पूंछ के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं अपनी स्पीशीज से। इसके मैंने एक्चुअली वो एक दो चीज़ें मैंने देखी कि महाभारत जो है एपिक, वो लिखा गया है, उसको कितने लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, लेकिन नरेंद्र कोहली जी ने उसको कहानी के रूप में अभी लिखा है। तो कहानी के रूप में लिखने से उसके लोग बाग बहुत मतलब करीब आए हैं, उसको समझने लगे हैं। और इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी दिस जेम्स हैरियट बुक, ऑल थिंग्स आर वाइस एंड वंडरफुल। आप लोगों ने पढ़ी हो तो, या एनिमल फार्म है, बहुत सारी चीज़ें ने मुझे उससे साथ कनेक्ट किया। और आई एम श्योर दिस book will go a long way in creating awareness about the saving of this bird, and we'll have abundance of Godawan. Our dream of saving the bird will come true. That's all I want to say. मैं एक बार फिर से सुमित जी और पीयूष जी से को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। It was wonderful experience and truly. Thank you. धन्यवाद रेणु जी। और इस कड़ी में मैं आगे जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ अनिरुद्ध घोष जुड़े हैं। अनिरुद्ध घोष की खोज पीयूष जी ने की है हमारी इस बुक के लिए, और अनिरुद्ध घोष बेंगलोर बेस्ड एक बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। तो जो हमने इधर उधर सब बातें की, उनको उन्होंने कलेक्ट करके एक बुक के डिजाइन के फॉर्म में हमारे सामने पेश किया है। तो अनिरुद्ध घोष साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। माइक ऑफ है आपका। हाँ, अब आ रही आवाज, आ रही, प्लीज। नहीं माइक ऑफ। तो सुमित जी, अगर अनिरुद्ध को थोड़ा और समय लग रहा है तो हम स्नेहा मालन जी को बुला सकते हैं, परीक्षित जी को बुला सकते हैं। अनम्यूट। अच्छा, स्नेहा जी मुझे दिख नहीं रहे।
आप प्लीज परीक्षित जी को कांटेक्ट करिए, या स्नेहा मालानी जी है। स्नेहा मालानी जी हमारे साथ इस बुक प्रोजेक्ट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि पूरा रोल इन्हीं का ही है कि जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो वर्ड्स है उनको कैसे कलरफुल ड्रॉ करें। मालानी जी हमारे साथ इस बुक प्रोजेक्ट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि पूरा रोल इन्हीं का ही है कि जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो वर्ड्स है उनको कैसे कलरफुल ड्रॉ करें। मालानी जी हमारे साथ इस बुक प्रोजेक्ट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि पूरा रोल इन्हीं का ही है कि जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो वर्ड्स है उनको कैसे कलर या अब होगा ठीक। यस सॉरी आई हैड हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत सारे कमेंट ही आ रहे हैं कि आप हिंदी में बोलना, तो मैं भी कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। तो स्नेहा मालानी जी जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जनरली हमारे यहाँ पे मतलब जो समझ होती है उसमें ये होता है कि साहब आप चित्रकार हैं, तो चित्रकार के भी जब आप चित्र की अगर आप ड्राइंग के फील्ड के अंदर आप उस क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि इस क्षेत्र ने भी बहुत विकास किया है। जो हम लोग 5वीं 6वीं के अंदर जो चित्र बनाते थे उनसे दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। और स्नेहा मालानी जी जो हैं वो आज उन्हीं चित्रों को कैसे बनाती हैं, कैसे वो स्टोरी को समझती हैं, और जो सारी हमारी काला और सफेद जो अक्सर कागज पे हम लोग लिखते हैं उनको कैसे बुक फॉर्म के अंदर उसको कलरफुल उसको बनाया जाए, रंगीन बनाया जाए, जिसमें पढ़ने वाले पाठक की रुचि बने। और क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों के माइंड को आप कैप्चर करके बुक में कैसे उसको रख सकते हो, उस कला के अंदर स्नेहा मालानी जी ने हमारी बहुत मदद की है। तो स्नेहा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सुमित जी। मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है बहुत स्पेशल रहा है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ एक्चुअली आप सबका और पीयूष जी का है, क्योंकि जैसे आप पहले कह रहे थे ये बहुत ग्राउंड अप बना है ये बुक, तो सारे रेफरेंसेस भी और कहानी जैसे बनी, और उसके साथ पैरेलल में जो सारे रेफरेंसेस आए वो जैसलमेर क्षेत्र से आए हैं, तो वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के जो वॉलंटियर्स, बच्चे सब इस काम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको लेके ये कहानी और उनके चित्र शुरू हुए। तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अभी तक देखा नहीं है, आशा करती हूँ कि आगे जाके देख सकूंगी। पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चित्र और फिर वहाँ के लौकी मूला और बेर, सारे वहाँ के रोहेडा फूल, सबके बारे में मैंने आप सब से सीखा है। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी जो है जैसलमेर क्षेत्र में, ये सीखने का जो मौका मिला, और चित्र में सारे रंग और सब कैरेक्टर्स, उनकी बैकड्रॉप, सबकी जो डिस्कशंस हुए हैं, और बहुत बैक एंड फोर्थ एंगेजिंग प्रोसेस रही है ये, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी। थैंक यू। धन्यवाद स्नेहा जी। जैसा अब स्नेहा जी ने बोला कि बैकड्रॉप और वो फूल और वो पत्ती और उसका रूप कैसा होता है वो फोटो में नहीं दिखता है, तो ये सबसे पहले समस्या आई पीयूष जी के साथ में। पीयूष जी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, पर पीयूष जी ने बोला ये काम मेरे से नहीं होगा। तो मैंने बोला जब आप नहीं कर सकते तो ये काम आपका है कि आप इनको ढूंढेंगे कि ये काम कर कौन सकता है। तो पीयूष जी ने बोला सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जाके देखना चाहूंगा कि कैर कैसा दिखता है, उसके जॉइंट्स कैसे बनते हैं, उसमें वहां से कहाँ से कांटा निकलता है, कहाँ से पत्ती निकलती है। हमने बचपन से ही जब वहां पले बढ़े हैं तो हमें तो लगता है कि कैर तो मतलब रात को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप का कैर। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग 3-4 दिन तक पूरे जैसलमेर के अंदर हमने घूमा, और करीब 3 दिन के अंदर करीब हमने 2000 किलोमीटर की यात्रा की। 4 दिन की हमारी जो जर्नी थी, और उसके अंदर हमने जगह जगह जाके सारे पेड़ पौधों पत्तों को देखा और खूब सारे हमने फोटो लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि गोबर जमीन पे पड़ा तो उसकी भी फोटो हमने ली कि वो कैसा दिखेगा। इस बुक के अंदर कुछ फोटो हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई अगर एक पक्षी है तो उस गोबर के उपले के ऊपर बैठा है तो वो कैसा दिख रहा है। तो ये सारे इमेजिनेशंस को रियल में देखने के लिए पीयूष जी ने बोला कि मैं आपके साथ एक बार चलता हूँ। हम लोग गए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसमें राधेश्याम पेमानी जी का, जिन्होंने हमें हमारी ये सारे जो
जो उत्सुकताएं थी उनको शांत करने के लिए हमें खूब सारा घुमाया और उसमें हमें गोडाउन भी दिखाया। तो स्नेहा जी, मैं पूरी टीम को जब हमारा सब कुछ कोविड लॉकडाउन और विद 2 शॉट्स हमारे लग जाएंगे तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक बार चलेंगे और सारे साथ ही घूमेंगे। और इस कड़ी में मैं आगे आपसे रूबरू कराता हूँ हमारे कहानी के मेन कर्ता धर्ता, जो हिंदी के बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं पर हैं वो मराठी। तो ये हैं हमारे परीक्षित सूर्यवंशी, और परीक्षित सूर्यवंशी औरंगाबाद बेस्ड हैं और ये फ्रीलांसर हैं। और जब मैंने उनको पूछा आप करते क्या हो, बोला मैं इसी टाइप के काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसके अंदर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं और एक अच्छे काम के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं परीक्षित जी का पहले से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे कंप्यूटर में हिंदी टाइप करना सिखाया है। और परीक्षित जी, आप ओवर टू यू। जी बहुत धन्यवाद सुमित जी। पहले तो मैं सभी यानी इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, इसलिए मैं आपके आभार मानता हूँ। और आपने इस इतनी अच्छी किताब और इतने अच्छे एक प्रयास में मुझे शामिल किया, इसलिए भी मैं आपका पीयूष जी का क्या आभार मानता हूँ। जैसे अभी रंजीत सिंह सर और रहमानी सर ने जो पहले तो बहुत कुछ कह ही दिया है, तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जब कुछ साल पहले एक क्षेत्र में लिखना और अनुवाद करना शुरू किया था, तब मेरे मन में यही विचार था कि पर्यावरण के प्रति प्रेम तो था, लेकिन मैं दोस्तों से भी बात करता था तो इस क्षेत्र के दोस्त यही कहते थे कि सब साइंटिफिकली लिखा जाता है लेकिन वो लोकल लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो लोग साइंटिफिक लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते। उन तक अगर हमें पहुंचना है तो उनको हमें उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में हमें उन तक पहुंचना होगा। और जैसे सर ने बताया कि हमें अगर कुछ प्रकृति के संरक्षण के लिए करना है तो हमें स्थानिक लोगों का साथ मिलना, उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा था। और जब गोडावन के बारे में जब मुझे सबसे पहले पीयूष ने बताया कि हम ऐसी किताब पे काम कर रहे हैं और हमें इस पे ऐसी किताब लिखनी है और ये सब करना है, तो मुझे बहुत ही यानी एक्साइटमेंट हुआ। गोडावन के बारे में मैंने पहले पढ़ा था कि किस तरह से ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी होते होते रह गया, ये कितना सुंदर पक्षी है, बहुत सारी बातें पढ़ी थी, लेकिन प्रत्यक्ष इसके लिए कुछ करने का मौका कभी नहीं मिला था। और जैसे एक सुंदर कोई चित्र होता है और उसमें कई रंग होते हैं, उसमें से अगर कोई एक रंग नष्ट हो जाए तो उस चित्र की सुंदरता कम हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। इसी तरह इस प्रकृति के एक सुंदर चित्र में से अगर एक प्रजाति नष्ट हो जाती है तो शायद हम इंसानों को उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। उसका इफेक्ट होगा, कुछ लोगों पे ज़्यादा होगा, कुछ पे कम होगा, शायद हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन प्रकृति के लिए और पूरी सृष्टि के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस होता है। इसलिए अगर उस रंग को हम बचा सके, जैसे रंजीत सिंह सर ने भी बताया कि हम चीते को नहीं बचा सके, तो ये बहुत बड़ा फेलियर था हम सब लोगों के लिए, इंसानों के लिए। तो इसी तरह से एक दूसरी प्रजाति है गोडावन, जो इतना सुंदर पक्षी है, उसके जितना सुंदर पक्षी शायद ही कोई होगा। इतना सुंदर पक्षी अगर हमारी आंखों के सामने अगर नष्ट हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम सब लोगों के लिए। तो इसीलिए अगर इस प्रयास में हम कुछ कर सके तो वो एक सचमुच सौभाग्य की बात है और हमारा कर्तव्य भी है। इस भावना से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था और सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हम इसे लॉन्च कर पाए हैं, ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका है, ये किताब पूरी हो चुकी है। ये खेल भी बच्चों के साथ जब हम देखेंगे बच्चों को खेलते हुए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और इतने बड़े लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, तो ये आज का जो दिन है, आज के जो क्षण है, ये बहुत ही संस्मरणीय है और बहुत ही यानी मौल्यवान है। तो थैंक यू वेरी मच सुमित जी, अगेन थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। सुमित जी, मेरे को अभी दूसरा सेमिनार जाना पड़ेगा, तो अगर इजाजत है तो 1-2 मिनट में 2 शब्द जी सर, मेरे को सर प्लीज। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये पहल की इन डेमोक्रेसी
ये जैसे मैंने कहा उभर के नीचे से आना चाहिए और इसका मार्गदर्शन इसका संगठन एनजीओ ही कर सकते हैं। और इसमें जो आपने ये पहल की है उसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ देम हु आर पार्टिसिपेटेड एंड हु आर कंट्रीब्यूटिंग। दूसरी जो बात हुई, आई डोंट नो गोविंद सागर जी अभी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बट आई एम हियर सर, शुरुआत में इज ही स्टिल देयर और गॉन? आई एम स्टिल हियर सर, आई एम वेरी प्रेजेंट सर। ग्रेट। नहीं, मेरे को ये कहना था कि शुरुआत में जब हमने ये कंजर्वेशन का काम 70s में शुरू किया तब हमारे पास पैसा नहीं थे पर आदमी थे। और मेरी किताब में मैंने लिखा है 7-8 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी की मदद से जो हमने कुछ किया है वो उनका योगदान। आज हमारे पास पैसा है पर आदमी नहीं, मनक नहीं है, जैसे कि आपके वहाँ कहते हैं। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे कि गोविंद साहब हैं, मैं ये उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ पर मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसे लोग हैं तो मेरे को होप है, मेरे को आस्था है कि हम आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IAS वालों को तो आप बात छोड़ दीजिए, हमारा काम तो कितनी सर्विस है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे लोग अब बहुत कम रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उनको ये उनकी जगह पे रखना चाहिए जिनका हार्ट एंड सोल है कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको पनपने देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए। जो हम लोगों के टाइम पे ये मौका था, तो ऐसे लोग जो हैं, तो अभी मेरे को जैसे कि गोविंद सागर है, तो मेरे को ये आस्था है, ये मनोभावना है और ये पूर्ण विश्वास है कि कुछ हम बचा पाएंगे। वन मोर थिंग, इन्होंने और लोगों ने ये जो हैबिटेट के ऊपर ध्यान दिया, आकर्षित किया। और एक और बात है कि ये हम बड़े खुश होते हैं और बहुत अच्छी बात है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कैप्टिव ब्रीडिंग के फेवर में नहीं हूँ, बट इसमें तो कैप्टिव ब्रीडिंग की बहुत आवश्यकता थी, नहीं तो ये लुप्त हो जाती है। लेकिन टू मी कैप्टिव ब्रीडिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ जब तक हम इसको छोड़ नहीं सके जंगल में, जब इसको हैबिटेट में छोड़ नहीं सके। ये क्या उसको पाल के रखेंगे ऑल द टाइम? जब वो जंगल में, जब उनका नेचुरल हैबिटेट में उनको छोड़ पाएंगे तभी तो ये कार्यान्वित होगा ये प्रोजेक्ट कैप्टिव ब्रीडिंग का। अदरवाइज तो कैप्टिव ब्रीडिंग ही है, बच्चे बचते रहेंगे जू में, देखते रहो। तो ये है कि लेकिन इस दृष्टिकोण से कब छोड़ पाएंगे उनको? जब हैबिटेट सेफ्टी हो, जब वहाँ के लोग चाहते हैं कि उसको बचाए। और ये जो ऊपर के वायर हैं, ये जो और इसके विंड मिल्स हैं, वो उससे वो बचा हो पाए। सब नर मर गए हैं गुजरात। अब जगह बची है 3 जहाँ ब्रीडिंग हो सकती है। अब वो 3 जगह में भी हम उसको बचा नहीं सकते हैं क्या? इतना हद हो गया। तो ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मेरा PIL था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये हिदायत दी है कि अंडरग्राउंड होनी चाहिए ये लाइन। तो हम ये हमारी धारणा नहीं है कि कोई किसी को बिजली ना मिले, कि बिजली का उत्पादन ना हो, कि गांव वालों को बिजली ना मिले। हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो ब्रीडिंग एरियाज है, जो क्रिटिकल एरियाज है, वहाँ अंडरग्राउंड नहीं हो सकती है क्या? और वहाँ अब नई लाइन नहीं बननी चाहिए, ओवरहेड अंडरहेड लेना है लोग। और इतनी बड़ी जगह पड़ी है, कहीं जरा बचाव करके नहीं जा सकते? थोड़ा सा खर्चा और होगा, या नीचे ले जाइए। तो ये जो मनोभावना लोगों में है उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। और जो हैबिटेट है उसको किसी हालत में बचाना चाहिए। आखिर में मैं एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि
सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने जिस सुबह रात को लिखा, दूसरे दिन उनको फांसी होने वाली थी। ये लोगों को ज्यादा ये मालूम नहीं है, पर वो शायर थे। और जब उनकी फांसी हो चुकी, तब उनके सेल में से ये शेर मिला, और भी शेर मिले, पर ये शेर जो था मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें प्रजाति भी है और हैबिटेट भी। उन्होंने ये कहा, खैर तू साखी ही सही, खैर तू साखी ही सही, लेकिन पिलाएगा किसे, जब न मैखाना रहा, जब वो न पीने वाले रहे न वो मैखाना। पीने वाले प्रजाति है और मैखाना हैबिटेट है। अब जब दोनों नहीं रहेगा तो पिलाएगा किसको? ये शहीद भगत सिंह की शेर है। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू टेक योर लीव। आई हैव टू अटेंड अनदर सेमिनार। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी मच रंजीत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आपने हमें आशीर्वाद वचन दिए, और मैं कहूंगा कि सर से समय समय पे हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं, और दिन के किसी भी घंटे पे फोन करते हैं और रंजीत सर हमारा फोन उठाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, बोला सुमित तुम करो तो सही। तो हम लोग आप ये समझ लीजिए कि जो रास्ते पे सारे लोग चलते हैं, हम उस चौराहे से दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। वो पगडंडी सही, पर हम लोग उस पे चल रहे हैं। तो पिछले 5-6 साल से सर वो पगडंडी अब दिखने लगी जमीन पे, और लोग देख पा रहे हैं कि हम उस पतले से रास्ते पे चले जा रहे हैं, और लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं सर। तो हमें इसी बात की खुशी है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बड़े खुशी खुशी हमारे साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसी चीज का मतलब जो है वो लैंडस्केप लेवल पर अगर हमें स्पीसीज को बचाना है, अगर एक बड़े धरातल पे, तो यही एक आइडिया जो हमारे लिए काम कर सकता है। और इसमें हमने ग्रासलैंड पे मतलब इसको टाइगर की तरह हमने दिखाना शुरू किया कि कैसे एक फ्लैगशिप स्पीसीज है जिसके नीचे सभी लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। किसी का इससे कोई नुकसान नहीं है, और कोई इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर हम इसके साथ रहना सीखना चाहें तो धन्यवाद सर आपका, और धन्यवाद भारद्वाज सर आपका जो हमारे साथ जुड़े, और रहमानी सर का धन्यवाद। मैं इस कड़ी में अगले हमारे जो बुक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट हैं अनिरुद्ध घोष साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे जो इधर उधर सब फैल रखा था उसको आपने एक बुक के डिजाइन में पेश किया, जो बड़ा अट्रैक्टिव लगा। और मैं जिसको कहते हैं एक लव एट ए फर्स्ट ग्लेंस, तो आपका जो फर्स्ट जो फोटो पीयूष जी ने मुझे भेजा कि ऐसी बुक दिख रही है, तो अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर दैट बुक, एंड नाउ आपके ही ऊपर है कि वो बुक हमें कब हाथ में मिलेगा। अनिरुद्ध जी प्लीज। मैं कहाँ से शुरू करूँ वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे मेरे थॉट्स भी बहुत स्कैटर्ड थे। लेकिन मुझे जब पहले अभी जितने लोग भी मैं देख रहा हूँ उनके बारे में पढ़ लिया, जब मेरे को मटेरियल्स बहुत पहले मिल गया, तो एक थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि अरे भाई इतने बड़े लोग के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो एक चीज है। और एक चीज जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि कोई भी जब बच्चों का बुक होता है या बच्चों का इलस्ट्रेशन होता है, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो बहुत मतलब इंटरेस्ट लगता है कोई भी, और ऐसा आदमी आज तक मुझे नहीं मिला है जो बच्चों का बुक पढ़ने को नहीं चाहता है। कोई भी इतना सुंदर चित्र होता है, इतना सहज भाषा होता है, हमेशा बचपन की याद आ जाता है। तो जब मैं बना रहा था तो पेज बाय पेज में मतलब लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, बच्चों का फिल्म, और उससे एक इंटरेस्ट बनता जाता है। फिर आप पूरा एफर्ट लगा देते हो कि इतना अच्छा चीज को और भी अच्छा बनाने का है। तो वो एफर्ट लेके मैंने काम किया, और ये इलस्ट्रेशन स्टाइल भी बहुत यूनिक लगा मुझे। कि कभी भी आप देखोगे कि हर एक, जैसे कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जाओगे या कुछ जाओगे, इंडियन चीज नहीं बनता है। इंडियन इलस्ट्रेशन थोड़ा अलग होता है, इंडियन इलस्ट्रेशन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन आजकल इतना हम लोग ग्लोबली एक्सपोज्ड हो गए कि हमारा अपना जो इंडियन स्टाइल है वो भी भूलते जा रहे हैं। जैसे कि एक हिंदी एक लैंग्वेज, इतना अच्छा लैंग्वेज है, फिर उसके साथ जो ये इलस्ट्रेशन, मतलब एकदम लगता है कि अपना मतलब एक
ओरिजिनलिटी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे काम करने के लिए। और पीयूष जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं पहली बार जुड़ा, और पीयूष जी के जरिए मैं काफी लोगों के साथ जुड़ा। और मैं भी थोड़ा मतलब मैं पहली बार मैं शहर पे पला बड़ा था, लेकिन मेरा जब मैंने गांव पे गया, वहाँ पे मेरा एक्चुअल घर है गांव पे ही, कुछ सुंदरबन के आसपास है 20 किलोमीटर। वहाँ पे पहली बार जाके मैं नेचर को स्टडी किया। उसके बाद मुझे मतलब गांव में आदमी को एटलीस्ट 10-12 साल रहना चाहिए हर को, अपना देश को जानने के लिए। वो गांव में जाके मैं पहली बार देखा, अरे टमाटर तो पेड़ भी है तो होता है। फिर मतलब अजीब लगता था जब मैं हम अपना शहर जैसे छोटा टाउन में थे, तब सब बाजार में देखते थे और सोचते थे, तब बहुत छोटे थे। तो उसके बाद ये सब चीजें हमेशा जब भी बना रहे थे किताब, याद आ रहा था कि उसके बाद जो मैंने कभी राजस्थान पे गया नहीं, मैंने गोडावन के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद अभी मेरे जो इंटरेस्ट है कि आप जैसे बोले कि हम लोग जाएंगे तो जरूर। और ये पंछी इतना सुंदर दिखता है, ये मतलब इलस्ट्रेशन में और भी अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी जो नेचर के लिए करना चाहिए या नेचर के लिए हो सके, वो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। उसके बाद जुड़ते जाता हूँ। पीयूष जी एक्चुअली मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जो वो एकदम पन्ना से शुरू किया। उसके बाद से मैं पन्ना जंगल भी देखा, बाघ के बारे में, सुंदरबन के होते भी मैं पन्ना जाके पहली बार टाइगर देखा, सुंदरबन में बाघ नहीं देखा। तो आई जस्ट वांटेड टू सिंसियरली थैंक, मतलब सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो पूरे टीम है, मुझे लगता है कि एक एक इंसान ने जिसमें भी इसने जुड़े हैं बहुत सिंसियरली और बहुत एंजॉय किया काम, क्योंकि बच्चों के चीज में आप मिलावट नहीं कर सकते। तो ये जो बच्चों का एक स्टोरी बना है, मुझे तो लगता है ये तो बहुत ओरिजिनल है, बहुत सहज भाषा है, और बड़े बूढ़े कोई भी अक्रॉस एज एंजॉय करेगा। आई थिंक मैं जितना बोलना था बोल। धन्यवाद धन्यवाद अनिरुद्ध जी। और हम लोग जल्दी साथ देखेंगे गोडावन। और इसी कड़ी में मैं आगे, हमारे साथी हैं पार्थ जगानी जी। पार्थ जगानी जी बाय एजुकेशन एंड बाय प्रोफेशन, इनका लेफ्ट एंड राइट वाला कनेक्शन है। तो बाय एजुकेशन पार्थ जी ने एमबीए किया है और जैसलमेर प्रॉपर के ये रहने वाले हैं। और जैसलमेर के पूरे भूभाग को, जैसे हम लोग कहते हैं कि बैक ऑफ द हैंड, या हम लोग जिस कहते हैं कि हाथ की रेखाओं की तरह ये जैसलमेर को जानते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो इनका ये नॉलेज जो है वो मैं पिछले करीब 2.5 साल से जान रहा हूँ। और मैं दिन प्रतिदिन मैं कई बार इनको पूछता हूँ, पार्थ जी आपने क्या क्या एजुकेशन लिए हैं। तो कभी उनका एक फोटो आता है, मैं ब्लू पॉटरी करता था, फिर इनका फोटो आता है, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग किया, फिर ये आया कि मैंने आज एक ये काम किया है। आज पार्थ जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेन पेज पे एक आर्टिकल लिखा है जैसलमेर भास्कर पे। तो और ऑलमोस्ट जो पार्थ जी ने लिखा, एडिटर ने वैसा का वैसा उसको पब्लिश किया। तो ये एक मतलब लिखने के अंदर बहुत अच्छे हैं, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, मारवाड़ी जो जैसलमेर का जो ठेठ लोकल लैंग्वेज है वो लिखते हैं। तो इनकी जो पकड़ है समझने की, सब्जेक्ट की, लैंडस्केप को देखने की, डंग बीटल से मैं जो जीआईबी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब चीज को समझते हैं कि कौन सा घास कहाँ होता है, कौन सी जगह क्या होता है। और इनका एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी दिल से लगे हुए हैं और इनकी मेहनत इनके कैंचवे करते हैं। तो इनका एक वर्मी कंपोस्टिंग प्लांट है और ये करीब 150-200 फार्मर्स के ग्रुप के अंदर मूवमेंट करते हैं और उनकी खेत जाके फील्ड देखते रहते हैं। तो पार्थ जी का जो कनेक्शन हमारे साथ हुआ, ये हमारे साथ जुड़े तो हमारे आप ये समझ लीजिए एसेट में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ। तो पार्थ जी को हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ सडन इनके ईमेल पे मेल बॉक्स में भेज दिया, बोला आप इसका प्रूफ रीड करिए कि आप इसको जैसलमेर के हिसाब से समझते हैं स्टोरी को कि ठीक है चलेगी या नहीं चलेगी। इट्स लाइक मूवी का टीजर हम लोग रिलीज कर रहे हैं, आप देखिए मूवी का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो पार्थ जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज। नमस्ते सभी को। थैंक यू डुकिया सर, पीयूष सर कि आप लोगों ने इतना कुछ बोल दिया अभी मेरे बारे में कि ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता।
लेकिन हाँ, ये बुक का जो था आइडिया डुकिया सर का, ये मेरे को भी, क्योंकि जब हमने इनिशियली जब बात करी थी मैंने 2 साल पहले सर से, तब मेरा यही था कि जो है कि जिस प्रकार से हम अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ है या अमेरिकन वाइल्ड लाइफ है, इवन पांडा इज देयर, तो हम इन सब एनिमल्स को हम देखते हैं, तो हमारा जो गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसको हम यहाँ क्यों नहीं देख पा रहे। ना तो वी हैव सम स्टोरी बुक्स भी नहीं है हमारे पास में, ना हमारे पास में सॉफ्ट टॉयज हैं कि जिससे कि बच्चे उससे कनेक्ट कर पाएं, कि गांव के बच्चे भी उसको नहीं देख पा रहे और शहर के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ना उनको इस बारे में कहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बेसिक कंसर्न था मेरा, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने उसको एक किताब के रूप में लेकर आए, आप स्टोरी बुक के रूप में, और इतने सुंदर छायाचित्र आपने उसमें बनाए हैं जो मतलब वाकई में बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो इस तरीके से देखने में। और जब आपने इसको प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे को दिया तो ये काफ़ी अच्छा मतलब काम था उस हिसाब से। और इसको मैंने जो है जब पढ़ना चालू करा तो जैसलमेर के हिसाब से, और जैसलमेर में जिस बेल्ट में गोडावन का विचरण है, तो आपने उसी तरफ के गाँव को और वहाँ के कल्चर को और लोकल जो ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको आपने यूटिलाइज करके और बहुत अच्छा एक जो स्टोरी बनाया। तो इट वाज लाइक कि मैं मतलब आधे घंटे में पूरा उसको प्रूफ रीड जो है पढ़ लिया था मैंने, और बहुत इंटरेस्टिंग था कि अब आगे बच्चे क्या करने वाले हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, और बच्चों का जो माइंडसेट है उसको पकड़कर और उसको लेकर चलना बहुत अच्छा लगा इसमें। एंड रहमानी सर आ गए। नमस्ते रहमानी सर। रहमानी सर से मिला हुआ हूँ सर, थोड़ा हमारे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का सर को दिखाया हुआ भी है, और बहुत सरप्राइजिंग है कि अभी हमारे कुछ जो पॉइंट्स हैं फार्मर्स के, उनको हमने गोडावन के लैंडस्केप के लिए इतना मोटिवेट करा है कि 1-2 फार्मर्स आए हैं जिन्होंने कि अब पिछले 2 साल में इवन अपने खेत में छोटा छोटा 8 बीघा का जो पैच है उसके अंदर उन्होंने सेवन को वापस से जो है रीप्लांट करके और उसका एक पूरा हैबिटेट क्रिएट करा है, और वो मतलब इतने ज़्यादा अभी उसका रिजल्ट उनको मिलने लगा है कि वहाँ पे दिन भर जो है गोडावन तो इनिशियली एक बार ही नज़र आया उस लोकेशन पर, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारा वाइल्ड जो बर्ड स्पीशीज है और जो लोकल वाइल्ड लाइफ है डेजर्ट का, वो वहाँ पे आके सेटल हो गया है उस छोटे से पैच में खेत के अंदर। एंड दे जस्ट लाइक छोटे बी ईटर्स हैं, देन फ्रैंकोलिन्स हैं, तो वो सब वहाँ खेत में आते हैं और दे जस्ट डू देयर इंसेक्टिसाइड वर्क, तो इंसेक्ट को खाते हैं। तो इट्स टोटली इन हार्मनी विद नेचर फार्मिंग एक्टिविटी, और बहुत अच्छा है कंसेप्ट है जो बुक के अंदर भी बच्चों को बताया है। तो इससे हम लोगों को ग्रामीण जो बच्चे हैं उनसे लिंकअप करने में, उनका माइंडसेट के थ्रू और उनको टचअप देने में काफ़ी फायदा होएगा। और होप कि हमारा जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं और जो कि ग्राउंड से अप जो जा रहे हैं, जैसा रंजीत सर ने बोला, कि उसको हम थोड़ा लेकर चल सकें और फ्यूचर अच्छा दिखे गोडावन का। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। नमस्ते सभी। धन्यवाद पार्थ जी। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। पार्थ जी और पार्थ जी के साथ में एक और साथी हैं अमिताभ बलोच, और अमिताभ बलोच को मैं अभी ऊपर लेता हूँ। अमिताभ बलोच जी और पार्थ जी दोनों मिलके जिसको हिंदी में नवाचार कहते हैं और इंग्लिश में इनोवेशंस कहते हैं, तो ये लोग जो है वो दोनों इनोवेटिव यंग यूथ्स हैं, और इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसेप्ट पे कुछ फार्म्स के अंदर ऑर्गेनिक कुछ क्रॉप्स उगाई जाती है, और जो आज कैप्टिव ब्रीडिंग में जीआईबी को हरा चारा जो मिल रहा है, वो हरा चारा हमारे इन दोनों यूथ के गाइडेंस में जा रहा है। और पहले ये हरा चारा जोधपुर के पास से कहीं से जाता था, फिर अमिताभ जी और पार्थ जी ने इनसे कांटेक्ट किया गया, इनको बोला गया कि भाई आप हमें सर्टिफाइड स्टैंडर्ड वाला देंगे जिसमें कोई भी टाइप का पेस्टिसाइड और नहीं हो।
तो उस पर मैं अमिताभ जी से कहूंगा कि 1 मिनट अगर वो बताना चाहें कि कैसे ये हरा चारा वहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर जाता है। अमिताभ जी। नमस्कार सर, थैंक यू करिए। नमस्कार डुगिया जी, नमस्कार सभी को। रहमान जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। धन्यवाद सर, आज मौका दिया आपने बोलने के लिए यहाँ पे। जिस तरह से नमस्कार सर, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही, आप बोलिए। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, तो जी साहब सर आपने बताया कि हमारे सर आपने बताया अभी हमारे जो चारा है और ग्रासलैंड्स हैं और गोडावन के ऊपर है। सबसे बड़ी बात तो ये सर ये कि आज ये शो होने के बाद में आज जितने भी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत ही उम्दा थे सर। सुन के सही में सर अच्छा लगा। और पीयूष जी जिस तरीके से आपने नरेट की है बुक को, सच्ची में सर उस पॉइंट पे इंटरेस्टिंग आ गया। जैसे आप रुक गए, मेरा मन कर रहा था कि सर आप आगे और बताइए उसके बारे में। बहुत शानदार बुक, मतलब जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से किया गया है बुक को। अब सर मैं जहाँ बात करते हैं हम लैंडस्केप की, जहाँ आज हम गोडाउन बचाने के बाद अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे गोडाउन है और कई जगह पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है भाई, कभी कभार दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे नहीं है। पूरा जैसलमेर जीआईबी का पोटेंशियल एरिया है और वो ऐसा कोई एरिया नहीं है कि सिर्फ वो डीएनपी के अंदर ही रहेगा, डीएनपी से बाहर नहीं जाएगा। बस जैसलमेर उसका घर है, वो अपने घर के अंदर जहां उसका मन करेगा वहां विचरण करेगा। तो जब हमने इनके लैंडस्केप्स के ऊपर सर्वे किया और हमने रिसर्च की तो पता चला ये किस प्रकार की घासों पे फीड कर रहे हैं और किस प्रकार की घासों के साथ में रहते हैं। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सर इनके अब लैंडस्केप को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने वो खेत आइडेंटिफाई करने चालू किए जो जीआईबी लैंड है। उनकी बहुतायत में 100 बीघा में देखना चाहेंगे तो 50-100 बीघा में सेवन, दामन, ग्रामन, मुरट। तो हमने फाइनल यही सॉल्यूशन निकाला अब इसका तरीका यही है कि हम लोग कैसे भी करके इस घास को कमर्शियलाइज तरीके से किसानों के लिए, कि सिर्फ गोडाउन बचाने के नाम पे अगर हम उनको आज उनको बोल दें कि आप अपने खेत छोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए और अपनी इनकम छोड़ दीजिए, तो वो चीजें हो नहीं सकती। अब उन किसानों ने उसकी कमर्शियल क्रॉप की तरह उनके ग्रासलैंड में अपने ग्रास को डेवलप करना चालू किया। मिनी स्प्रिंकलर से यूज कर लेते हैं और हर उसके दूसरे तीसरे मतलब हर महीने में 1 या 2 कटिंग उनको मिल जाती है, जिससे उनकी एक साइड इनकम बन जाती है। बरसातों में उनकी यही साइड इनकम और जो ये ग्रास है वो इस तरीके से डेवलप होती है कि उनके लिए। अब जहाँ बात है हमारे अभी जो बात चल रही थी कि हमारे जैसलमेर में गोडावन इंक्यूबेशन सेंटर करके जो सेंटर खोला है जिसमें हम कैप्टिव ब्रीडिंग चल रही है गोडावन की। अभी मेरी भी उनसे काफी टाइम से हम टच में है और हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम लोग उनको उनका जो लैंडस्केप है, जिस दिन भी उनको रिलीज किया जाएगा तो उस टाइम उनके लिए उनका जो लैंडस्केप है वो पहले से उनके सामने तैयार हो। उनको ये ना हो कि हमें कहा, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो उनकी फूड डाइट बरसातों में, सर्दियों में, गर्मियों में, वो जहाँ पे उनका हैबिटेट है उसके आसपास के ही इलाके जहाँ से गोडाउन एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके। और जहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं तो ओवर की वजह से बहुत ज्यादा डिप्लीट आवाज बहुत कट रही है आपकी। आप वो कैप्टिव ब्रीडिंग में ना वहाँ पे उनको रिवाइव करने हैं, घास भेज हमारे काम चल रहे हैं। फिलहाल अभी एक प्रोजेक्ट हम लोग मेरा कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनमें प्लस उनके जो ग्रास लैंड्स है उनको डेवलप करने के लिए और उनकी जो फूड डाइट की जो आइटम्स है उनको अवेलेबल कराने के लिए उस पर वर्क कर रहे हैं और इस पे बहुत जल्द साल भर में सक्सेस। तो सर फिलहाल ये है, इतना हमारा आज का काम है। अभी यहाँ तक हम पहुंचे हैं, धीरे धीरे और आगे पहुंचेंगे, काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से गोडाउन की आवाज बहुत कट रही रेट कम होती जा रही है, उसी से सर जैसे मैं कहा देखा था
जो लास्ट अभी नवंबर के अंदर हाई टेंशन लाइनों से मरे थे। तो मेरे लिए एक वो पॉइंट ऐसा था कि मैं इमोशनल था, सब कुछ था कि जो बर्ड मैं लिटरली जिसको मैं देखना चाहता हूँ उसके हैबिटेट में, उसको मैं मरा हुआ देख रहा हूँ मेरे सामने। तो सर ये जो फील होती है ना, ये लोग अधिकतर समझ नहीं पाते कि भाई हम इसको क्यों बचाना है। जैसे हमारे के सर ने हमें बताया था कि गोडाउन हैबिटेट और गोडाउन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे यहाँ के नेचर के लिए जरूरी है। जैसे टाइगर रिजर्व उसमें टाइगर जरूरी है वहाँ के नेचर को संभालने के लिए, वैसे हमारे यहाँ के नेचर को संभालने के लिए गोडाउन जरूरी है। तो आखिरी अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी। और थैंक यू सर। जी मैं रेमन सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ 2 शब्द और हमें अगर कहना चाहें, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम खत्म करेंगे सर। थैंक यू। 2 शब्द क्या मतलब है, सभी अच्छी बातें हो रही हैं, इसके बाद हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। अब वो आपकी किताब का इंतजार कर रहे हैं, सबको भेजेंगे। और हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। अच्छा। और हाँ। और ये जो है ये किताब बुकलेट जो है ये ज्यादा से ज्यादा जहाँ पहुंचाई जाए, BNHS की तरफ से भी कोशिश करेंगे, WIA की तरफ से तो मैं नहीं बोल सकता, मगर सर्टनली वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, हर एक ही इंटरेस्टेड है इस चीज पे। और मैं ये समझूंगा कि ये जो भी मैंने देखा, उन्होंने दिखाया और जो मैंने पढ़ा तो मैं भेजा था पहले, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो बहुत ही अच्छी कहानी, नैरेटिव बहुत अच्छा है। तो एक दफा पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग बुढ़े लोग भी पढ़ेंगे उसको। जी, जी। तो I wish you success. I wish success to all of them, and I was very happy to listen to them. मैं बार-बार अपने को वो क्या कहते हैं वो कैमरे से हटा देता था कि इसलिए कि I can concentrate on many other things because there should be less number of people in the frame. और भारद्वाज साहब ने बहुत अच्छी बात कही। और मतलब ऐसे ऑफिसर जैसे रंजीत सिंह साहब ने कहा है, भारद्वाज साहब जैसे वो तो हमारे दोस्त भी हैं, तो हमें जरा सा अटैचमेंट भी है उनसे। ऐसे ऑफिसर अगर बहुत हो जाए और तो देखो हम लोग यही नहीं, राजस्थान में नहीं फिर और जगह पे। इसलिए गोडावण तो एक सिंबल है एक्सटेंशन का जो हम लोग कर रहे हैं और स्पीशीज के लिए भी, और ये हम लोग मशहूर है राजस्थान के लिए। मगर यह है कि बहुत सी और स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं और गोडावण एक को बचाना का हम लोगों को सबका कर्तव्य है। तुम्हें याद होगा कि हमने एक पोस्टर भी निकाला था, भारत की राजस्थान की शान, इसको बचाना आपका कर्तव्य है। बहुत हर दुकानों में लगा हुआ था, बहुत सालों लगा। आज भी लगा हुआ है सर वो बहुत जगह। अच्छा ठीक है, यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम की समाप्ति की ओर जाता हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज विशेष अतिथि श्री M.K. रंजीत सिंह साहब का, और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रेमानी साहब का, और हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर भारद्वाज साहब का। तीनों ने आज हमें लगभग 1.5 घंटा पूरा टाइम दिया, और इतने व्यस्त और बिजी शेड्यूल में स्पेशली आज के दिन ये तीनों ही हमारे लिए इतना टाइम निकाल पाए, इसके लिए मैं सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम, जो आज हमारे फुट सोल्जर से लेके और आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं सभी का धन्यवाद, सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी टीम लीडर हैं डॉक्टर ममता रावत, EIDS फाउंडेशन को हेड करती है। तो उन्होंने हमें आप ये समझ लीजिए कि हमारे विचारों को पेन डाउन करने और ये सब करने की फ्रीडम दी, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि हम इसको कर सकते हैं। और ये एक जो बुक है वो एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट के तहत हमने की है, जिसमें हमारे पास हमने लास्ट ईयर एक क्राउड फंडिंग किया था 30 डेज हमने क्राउड फंडिंग किया। और इन दैट पर्टिकुलर पेंडेमिक टाइम ऑफ मई एंड जून, एंड हम लोगों को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, और हम लोगों ने जो टारगेट किया था वो टारगेट हमारा एग्जैक्ट डेज पर पूरा हो गया, और हमारी बुक प्रोजेक्ट और आगे वाले जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उसके अंदर पूरे हो रहे हैं। तो इसमें मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आशुतोष जुरेली जो हैं, वो जुरले जो हैं वो लंदन बेस्ड एक IT कंसल्टेंट हैं, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया, और वहां से खूब हमारे लिए फंड का जुगाड़ रखा। और उसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जैसलमेर के और राजस्थान के एक बड़े होटलियर हैं श्री जैसल सिंह जी का,
जिन्होंने मेरे एक मैसेज पे मुझे वापस कॉल किया और बोला सुमित तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे एक इस टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जो एक हम कुछ करना चाह रहे हैं। वो बोला ठीक है आप अपना कंसेप्ट मुझे भेजो। और उनके पीए ने दूसरे दिन मुझसे बात की और हमें बोला कि आपको जो चाहिए आप करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये 2-3 लोगों का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ और जिनके वजह से आज हम लोग आपके सामने एक छोटा सा एक मॉडल पेश कर पा रहे हैं कि कैसे कंजर्वेशन एजुकेशन गेम जो है वो एक बच्चों के अंदर एक सोच डेवलप कर सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट में हम जो है इकोसिस्टम के अंदर हर जीव और हर जानवर को देखें। और उसके बीच में जीआईबी जो है हमारा रोल जस्ट लाइक मूवी के अंदर एक सेंट्रल स्टार होता है जो उसके चारों तरफ बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो वैसे जीआईबी जो है हमारा मेन हीरो है। और इसलिए पीयूष जी ने उस बात को वहीं पे रोक दिया। तो जो मूवी प्रॉपर बुक आएगी और बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और थोड़ा हमारे उसमें डिस्टेंसेज और प्राइस के बीच में हम लोग आज उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं ला पाए। और विद इन 1 मंथ हम कोशिश में है कि थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो जाए, काम की परमिशन मिल जाए और हमारे बुक हमारे हाथ में होगी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ आप जुड़े। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते।